Chalo, I'll share my screen now. Now that everybody has joined, we can start. है visible है screen सबको? Screen visible है ना? Okay, good good. चलो, इस बार हमारा फेस्ट ऑनलाइन करने वाले हैं. ओके, इस बार फेस्ट ऑनलाइन होगा. तो आप सोच के रखो ऑनलाइन एक्टिविटी. कैसे मैम? अभी जो भी है बस ऑनलाइन ही होगा. तो आप अभी देख के रखो एक्टिविटीज कि ऑनलाइन हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? बहुत कुछ हो सकता है, बस आपने थोड़ा दिमाग लगाना है. चलो, क्या पता अभी देखो ठीक होने के लिए कल भी ठीक हो सकता है. और दिसंबर में हमारा फेस्ट होता है, हम जनवरी में भी कर सकते हैं. तो गॉड्स ग्रेस अगर सब ठीक हो जाएगा तो हम लोग कॉलेज में मिलके करेंगे, है ना? हाँ, पूरा साल ऑनलाइन ही जाने वाला है. काजल, तुझे बहुत एंजॉय करने को मिलेगा, तो थोड़ा टाइम रुक जा. ये तुम्हारा लास्ट ईयर है ना एक्चुअली. आई नो, आई अंडरस्टैंड. यस. चलो, मतलब तुम्हारा लास्ट ईयर है मतलब पढ़ाई का. ओके, टीवाई है ना, कॉलेज का लास्ट ईयर है ना आपका. चलो, अब आ जाओ. चलो, बहुत मस्ती हो गई. सबकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है. हाँ, आप पढ़ाओ. ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं. ओके, चलो नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज में आ जाओ. अभी वापस सेम जो हमने डिस्कस की थी एग्जाम्पल्स के साथ, उसमें क्लास एग्जाम्पल रह गया था असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द गवर्नमेंट एंड अदर क्लियरेंसेस. मतलब आपको जो कुछ लीगली मैटर्स क्लियर करने हैं, गवर्नमेंट को कुछ लेन देन पे करना बाकी है, टैक्स में कुछ पे करना बाकी है, तो उसमें भी आपको वो हेल्प करते हैं. असिस्टिंग मीन्स हेल्पिंग. उस प्रोसेस में आपको वो हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं कि एक्सपेंसेस कैसे कम करने चाहिए, इनकम कैसे बढ़ानी चाहिए, और अगर टैक्स इतनी इतनी भरनी है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं. अदर क्लियरेंसेस मतलब लीगल कुछ मैटर्स हैं जिसमें आपको कुछ ड्यूज पे करने हैं किसी को, तो वो कैसे क्लियर किए जाए कम से कम एक्सपेंसेस पे. अब आते हैं आपके मॉडर्न. ये था, देखो हमारा ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज थी. दीज वर ट्रेडिशनल क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये स्लाइड में बताया था ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एंड मॉडर्न एक्टिविटीज. तो ट्रेडिशनल में दो थे, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड. अब आपका आता है नेक्स्ट मॉडर्न. अब मॉडर्न एक्टिविटीज में क्या क्या है ये डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे. मतलब दो स्लाइड्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, और मेरे ख्याल से हमारा लेक्चर 10:50 तक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, 9:50 से 10:50 तक है ना हमारा, 10 मिनट में हाँ ब्रेक. मैम. ओके. So besides the above traditional services, financial intermediaries कुछ नई recent times वाली services में भी enter हुए हैं. recent, ठीक है, जो नॉन फंड बेस्ड, मतलब ज्यादातर, मैं नहीं बोलूंगी नॉन फंड बेस्ड ही है सारी की सारी, पर ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. मतलब ज्यादातर उनको एडवाइस देना, उनकी प्लानिंग करके देना, उनको रिकमेंड सजेशंस देना, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाकर देना, ऐसी वाली सर्विसेज जिसमें सर्विसेज ज्यादा हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स कम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. Because of the importance, these activities have been in brief under the head new financial products and services. क्योंकि बहुत सारी हैं, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है आजकल के टाइम में, क्योंकि ये न्यू न्यू एक्टिविटीज है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है आजकल के टाइम में. इसीलिए इसको एक नया हेड बनाकर अलग से इसको दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. However, some of the modern services are briefed as under. मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये ट्रेडिशनल, ये मॉडर्न एक्टिविटी है. रिसेंट कुछ 10-12 सालों में ये एक्टिविटीज को इन्वेंट किया गया है.
ठीक है, रिसेंट मतलब 2-3 साल नहीं होता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए। रिसेंट मतलब 10-12 साल, उसके पहले की जो भी होती है वो ट्रेडिशनल मानी जाती है। अब देखो, रेंडरिंग प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज, देखा जाए तो हमने ऊपर भी देखा कि आपका प्रोजेक्ट का जो फंड है वो रेज करने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आपको करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंड नहीं, देखो लिखा हुआ है नॉट ओनली रेजिंग द फंड बट फॉर एवरी नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल, फॉर राइट, फॉर पासिंग अवे द इम्पोर्टेंट पेपर्स, जो भी आपके पेपर्स होते हैं जो डील करने के लिए चाहिए होते हैं उनका अप्रूवल लेना गवर्नमेंट से, उनको पास करना, साइन करवा कर पूरा काम खत्म करना, है ना। क्योंकि अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत जनों से साइन लगती है, बहुत बड़े बड़े लोगों से साइन आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, तो सारे काम उसमें फंड रेज करना, रिपोर्ट्स बनाना और प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को अप्रूवल करवाना, एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ठीक है, वो पूरा। सेकंड देखो, प्लानिंग फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A, फुल फॉर्म इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अभी आप बोलोगे मैम आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए था ना, हम पढ़ेंगे कैसे, पता होना चाहिए आपको। M&A जहां पे भी देखो मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है। ठीक है, प्लानिंग फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, असिस्टिंग स्मूथ कैरी आउट, दैट मीन्स if you are an advisor, you are an expert, you know with which company you should get merged, you know with which company you should be acquiring, कौन सी ऐसी कंपनी है यू शुड बी एक्वायरिंग, कौन सी ऐसी कंपनी जो डूब रही है और खरीदने से आपको आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स, आपके पास वो लेबर, आपके पास वो मनी टर्म्स में आपके पास सब कुछ है, तो आप वो कंपनी को बढ़ा सकते हो, बेनिफिट मिल सकता है, वेरी गुड, जिसमें से उसको एक्वायर करिए। तो ये आपको नॉलेज नहीं है मैं कौन सी कंपनी खरीदूं, आपको नॉलेज नहीं कौन सी कंपनी के साथ मुझे मर्ज होके काम करना चाहिए, लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो जिसका काम ही है ये मार्केट के बारे में पूरा जानकारी रखता है, वो तो आपको एडवाइस दे सकता है ना, प्लानिंग करके दे सकता है। तो ये उसने सर्विस दी आपको, जिसके लिए वो फ्री में काम नहीं करता है, फीस लेता है, कमीशन लेता है। ठीक है, तो ये नॉन नॉन फंड हो गया ना, फंड किधर है इधर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड इज नॉट देयर। हाँ, इंफॉर्मेशन निकाल कर देना, एवरीथिंग इंफॉर्मेशन भी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें, पूरा काम खत्म करके देना मर्जर्स एंड एक्विजिशन के मैटर में। गाइडेंस, गाइडिंग कॉर्पोरेट कस्टमर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, ये मैंने अभी बातों बातों में डिस्कस कर लिया था ऊपर, पर फिर से मैं बता देती हूँ। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आपके ना जो कैपिटल में स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बहुत कुछ है, और आपको ऐसा लग रहा है बोरोड फंड्स है ना बहुत हो गए हैं, मतलब जिसका इंटरेस्ट मुझे बहुत पे करना पड़ता है, मेरा प्रॉफिट बचता ही नहीं है, इतना बोरोड फंड्स हो गए हैं कि खाली इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट पे करते रहो और कुछ तो मेरे हाथ में बच ही नहीं रहे, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है वापस, री मतलब अगेन, so you have to again plan and again keep a proper structure in your capital, equity इतना होना चाहिए, 2 लाख का, 5 लाख का, प्रेफरेंस इतना, हमने शायद ये कैपिटल स्ट्रक्चर सीखा है ना सेमेस्टर, हाँ मैंने आपको सिखाया, याद है कैपिटल स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है मैम। हाँ बस वही, कि इतना इक्विटी, इतना इतना डिबेंचर्स है तो उसका प्रपोर्शन इतना है ना, हमने सीखा है ना कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का चैप्टर, बस वही है, जो जिसकी गाइडेंस आपको किसी एक्सपर्ट से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट कौन होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, एक्टिंग एज अ ट्रस्टी टू द डिबेंचर होल्डर्स। अब आपके आपके जो डिबेंचर होल्डर हैं उसका जो भी लेन देन होगा, डिबेंचर्स खरीदना, बेचना, रिडीम करना, इंटरेस्ट पे करना, उसका सारा काम आप करोगे एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी आप सारा वो काम देख लोगे, कंपनी को टाइम ही नहीं उतना देखने का, आप देख लोगे। रिकमेंडिंग सूटेबल चेंजेस, उनको सजेशन देना, रिकमेंडेशन देना, किसके लिए, चेंजेस के लिए, कौन सी चेंजेस करनी है आपको, मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट की स्टाइल में, जिससे आपको बेटर बेनिफिट्स हो, कंपनी में बेनिफिट ज्यादा हो, टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है ना बड़ा पुराना था, उसको नया बनाना पड़ेगा। ऑफिस के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही, मैनेजमेंट कि कैसे लोगों को चलाना है,
कैसे काम करना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। सारी मीटिंग पहले सामने सामने होती थी, अब क्या सब पेंडेमिक की वजह से सब बंद हो गया, तो मीटिंग्स बंद कर दी, स्ट्रक्चर पुराना स्ट्रक्चर तो बंद हो गया, तो क्या आप ऑनलाइन नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्टाइल, पहले ऑटोक्रेटिक थे बहुत, कि मैंने जो बोलना है बस वो एम्प्लॉयज ने सुनना है। बट किसी ने आकर आपको एडवाइस दी, किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने आपको आके बोला कि एम्प्लॉयज को ऐसा टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का, इनफैक्ट इन्वॉल्व देम एंड टेक देयर आइडियाज, मे बी देयर आइडियाज आर बेटर देन योर्स, और उनको भी ऐसे मोटिवेट फील होगा ना कि हमारी आइडियाज ली जा रही हैं, है ना। दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर अचीविंग दोज आइडियाज विच आर दे देमसेल्व्स आर गिविंग। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो तो ठीक है, हम बेनिफिट्स में चले गए, वो छोड़ो। बट मैं यहाँ पे क्या बता रही थी आपको, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको सजेशन देने वाला एक एक्सपर्ट आता है। वो भी तो आपका नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी हो गया, बट ये मॉडर्न एक्टिविटी है, ये पहले नहीं होती थी ये सब चीजें, अब होती है। स्ट्रक्चरिंग द फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, मतलब आपको किसी कंपनी के साथ मिलकर मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना है। कोलैबोरेशन मतलब मिलकर, जॉइंट में, जॉइंट वेंचर जिसको बोलते हैं, देखो स्लैश में लिखा हुआ जॉइंट वेंचर। हाँ, ज्वाइन होके आपको किसी कंपनी के साथ, दो कंपनी मिलके जब एक प्रोजेक्ट संभालती है ना, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिंग कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं उसको। मतलब कुछ नया वेंचर, मतलब कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपने किसी कंपनी के साथ फाइनेंशियली कोलैबोरेट कर लिया। मतलब आपने 2 करोड़ लगाना है, उसने 2 करोड़ लगाना है, आपने 1 करोड़ लगाना है, उसने 2 करोड़ लगाना है, या आपने 2 करोड़ डालना है, उसने 1 करोड़ डालना है। ऐसे करके आपने कोलैबोरेट करके जॉइंट वेंचर में नया प्रोजेक्ट ले लिया। तो अब आपको थोड़ी पता है कि कौन सी कंपनी रेडी है फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करने के लिए, नहीं पता आपको, तो कौन ये सर्विसेज आपको देगा? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जिसको सारा नॉलेज होता है मार्केट का, कि हु इज रेडी टू इन्वेस्ट इन व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड हु इज रेडी फॉर सच अ बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो तो आपको तो नॉलेज है ही नहीं, तो वो तो सारा नॉलेज थोड़ी होगा आपको। आपको कंपनी कैसे चलानी है वो नॉलेज है, बट ये थोड़ी पता है कौन आके मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करके मेरे साथ कोलैबोरेट करके नया प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट हो सकता है, पता नहीं। तो एक्सपर्ट आते हैं। अब रिहैबिलिएटिंग, देखो कोई चीज ऐसे, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, रिहैबिलिएटिंग मतलब जो बिल्कुल नुकसान में जा चुकी है कंपनी, पूरी बंद होने जैसी हालत हो गई थी कंपनी की, कोमा में चली गई थी कंपनी। अब कोमा में से निकलते हैं, जब कोई इंसान कोमा में से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? वापस आ गया, वापस आने मतलब रिहैबिलिएटिंग, मतलब वापस हम, री मतलब वापस, हाँ रीबॉर्न। ठीक है, तो रिहैबिलिएटिंग मतलब जो जो बहुत बीमार कंपनीज होती हैं, जो बिल्कुल बंद होने के रास्ते पे आ जाती हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनको वापस उनकी नींव बनाकर, फाउंडेशन बनाकर उनको वापस मार्केट में खड़ा करना। उनके पैर टूट गए थे तो उनको वापस खड़ा करना, दैट इज नोन एज रिहैबिलिएटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। उनके कैपिटल को फिर से मजबूत बनाना, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के जरिए उसके कैपिटल को मजबूत बनाना। किन कौन सी कंपनीज की बात करें हम? सिक कंपनीज। अब सिक कंपनीज कौन सी होती हैं? जो लॉसेस में जा चुकी होती हैं एंड दे आर बाउंड टू क्लोज। ठीक है, ऐसी कंपनीज को गाइडेंस देना, खड़ा करना, वापस रिस्टोर करना, वेरी गुड, उनकी वेल्थ को वापस जमाना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिहैबिलिएटिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग सिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज हेजिंग ऑफ द रिस्क। आई थिंक आपका टाइम हो गया, पीछे किसका लेक्चर है? नंदिनी मैम। ओके, तो एक काम करेंगे आप सारे, मैंने ना शॉर्ट में ये बता दिया आपको ये सब पहले। हेजिंग ऑफ रिस्क मतलब आप किसी के नाम पे रिस्क लेते हो, आप खुद नहीं ले रहे हो, आप किसी को बोल दिया आप मेरे नाम पे रिस्क लगाओ, ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में डील करो, कोई स्टॉक मार्केट खरीद लो, ये उससे रिलेटेड होता है। मतलब आप रिस्क डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, किसी और को बोल रहे हो मेरे नाम पे रिस्क ले लो। ठीक है, उसको बोलते हैं हेजिंग ऑफ रिस्क। मैनेजिंग इन पोर्टफोलियो
ऑफ लार्ज सेक्टर कंपनीज। आप बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पोर्टफोलियो खरीद रहे हो, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज को बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो आप नहीं खरीदोगे, आपके लिए कोई और मैनेज करेगा। अंडरराइटिंग रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, बाईबैक, हाँ मतलब ये सारी चीजें मैं नहीं करी हूँ, इंश्योरेंस सर्विसेज मैं नहीं खरीद रही हूँ, मेरे नाम पे कोई और देख रहे हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा लिया, मेरे पूरे बिजनेस का, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा लिया, ये मैं नहीं देखूंगी, कोई और देखेगा। एडवाइस, क्लाइंट्स को एडवाइस देना कि कैसे आप अपने सोर्सेस को कहाँ पे लगा सकते हो, क्वांटम ऑफ फंड्स मतलब कितना फंड लगा सकते हो, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए प्रोजेक्ट की जिसमें आप फंड लगा रहे हो। किसी को अगर आप लैंडिंग लैंडिंग मतलब लोन दे रहे हो तो कितने पीरियड के लिए लोन देना चाहिए, ये एडवाइस देना। क्लाइंट्स को गाइड करना कि आप सबसे छोटे कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे डेट को इशू करो। 15% डेट पे आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे अच्छा आप 10% के डिवेंचर्स इशू करो ना, जिसमें आपको पैसा भी आएगा कंपनी में और 10% छोटा भी अमाउंट है इंटरेस्ट जो आपको प्रॉफिट में से पे करना पड़ेगा। तो क्लाइंट को गाइड करता है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कि आप है ना ऐसा अमाउंट इशू करो डेट का जिसमें कॉस्ट कम से, आपका खर्चा कम से कम हो। ठीक है। प्रमोटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मतलब आपने नहीं देखना है कि मेरी कंपनी को ए ग्रेड में डाला गया कि बी ग्रेड में डाला गया, वो आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरी देख लेगा कि मेरी कंपनी को रेटिंग एजेंसीज के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करवाने हैं, दिखाने हैं कि मेरी कंपनी में ये एक्टिविटीज होती हैं, CSR एक्टिविटीज होती हैं, मैं लोगों के लिए ये करता हूँ, मैं लोगों के लिए ये कर सकता हूँ। तो आप खुद प्रमोट करने जाओगे, कंपनी नहीं जाएगी, आप उनके बिहाफ पे करोगे क्योंकि आप उनके लिए कौन हो, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और लास्ट है आपका अंडरटेकिंग सर्विसेज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट, जैसे क्लियरिंग सर्विसेज, किसी से लेन देन रही हुई है, बैंक से बहुत बड़ा लोन क्लियर करवाना है, क्लियरिंग सर्विसेज, सेटलमेंट करनी है किसी से बहुत बड़ी अमाउंट की, क्लियरिंग सर्विसेज। रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर्स, मेरा जो एक फैक्ट्री मैंने लैंड खरीद के रखी है फैक्ट्री के नाम पे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उसकी, तो रजिस्ट्रेशन करना, किसी को बेचना है तो उसके ट्रांसफर पेपर्स लाना और उसका नाम चेंज करवाना उस पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज, अब आप नहीं देखोगे कि मेरे ना लाखों शेयर्स हैं, वो मैं कहाँ पे रखूं, आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरी देख लेगा कि उसकी सेफ कस्टडी कौन सी बैंक के पास हमको रखनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन सिक्योरिटीज, आप नहीं देखोगे, आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपकी जो शेयर्स और डिबेंचर्स आपने किसी और कंपनी के खरीद के रखे हैं, बैंक के खरीद के रखे हैं, ट्रेजरी बिल्स खरीद के रखे हैं आपकी कंपनी ने, तो उस पे इनकम लेती मैं नहीं बैठूंगी, मेरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी देख लेगा। ठीक है, ये तो सारी नई सर्विसेज हमने डिस्कस कर ली। मतलब आज हमने क्या क्या किया, ट्रेडिशनल एक्टिविटी स्कोप में हमने क्या क्या किया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ट्रेडिशनल में फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, एंड द लास्ट वी कवर्ड एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न एक्टिविटीज। आई होप इट्स क्लियर, सबको क्लियर है, कुछ डाउट्स होंगे भी तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन यू कीप एटलीस्ट रिवाइजिंग एंड रीडिंग इट। ठीक है, आप रीड करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा किसमें डाउट है। I'll share this on the Google Classroom. ठीक है, चलो यू ऑल टेक द ब्रेक नाउ। अब आप 5-7 मिनट्स की ब्रेक लो, फिर मैम के साथ लेक्चर ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय 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 Bye, ma'am. Thank you. बाय बाय।